हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 30 एंड 31 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो क्लास 11 फिजिक्स, आईआईटी जेईई, नीट एंड अदर इंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा। प्रॉब्लम 30, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग शोन इन फिगर 5E13. The pulley and the string are light and all the surfaces are frictionless. Take a small g equals to 10 meter per second square. प्रॉब्लम 30 में स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है, मालूम करना है, जिसे फिगर 5E13 में शो किया गया है। उस स्ट्रिंग से टू आइडेंटिकल मासेस 1 kg एंड 1 kg, तो टू आइडेंटिकल मासेस एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। उस स्ट्रिंग के लेफ्ट एंड से 1 kg मास कनेक्टेड है, 1 kg का द्रव्यमान, जो कि एक फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखा गया है, एंड दूसरा मास 1 kg का हैंगिंग मास है जो लटक रहा है, एंड इस हैंगिंग मास को उसी स्ट्रिंग के दूसरे एंड, दैट इज राइट एंड, दाएं सिरे से लटकाया गया है। इस फिगर में स्ट्रिंग टू फिक्स्ड पुलीज एक टेबल के राइट कॉर्नर पर एडजस्ट है, एंड अनदर पुली इस फ्रिक्शनलेस टेबल के लेफ्ट एंड के पास फिक्स्ड है, एंड दोनों पुलीज से होकर सेम स्ट्रिंग पास करता है। तो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, कितना तनाव होगा, कैपिटल टी, उसे मालूम करना है, उसे फाइंड करना है। अब टेंशन मालूम करने के लिए फिगर 5E13 के दोनों मासेस 1 kg जो हैंगिंग मास है, एंड अनदर मास जो टेबल पर रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस टेबल पर, उसके फ्री बॉडी डायग्राम पर विचार करना होगा। बोथ मासेस के लिए 2 इक्वेशंस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज कर हम ऑब्टेन करेंगे, एंड उसके हेल्प से, बोथ इक्वेशंस के हेल्प से टेंशन इन द स्ट्रिंग हम फाइंड कर सकेंगे। सभी सरफेसेस इस प्रॉब्लम में दिया है कि सभी ऑल सरफेसेस, मतलब जो हॉरिजॉन्टल टेबल है उसका सरफेस, एंड जो पुली है, तो पुली भी क्या है, स्मूथ है, एंड टेबल का सरफेस भी क्या है, स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड पुली एंड स्ट्रिंग आर लाइट। बोथ पुलीज, दोनों पुली जो टेबल से अटैच्ड हैं, दोनों कॉर्नर्स पर, बोथ साइड्स में, टेबल के बोथ साइड्स में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, एंड दोनों पुलीज से होकर पास करने वाला स्ट्रिंग जो डोरी है वह भी क्या है, हल्की है, एंड पुली भी हल्का है, मतलब मासलेस है। तो पुली का मास भी 0 कंसीडर करना होगा, स्ट्रिंग का मास भी 0 कंसीडर करना होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका दोनों मासेस का, 1 kg हैंगिंग मास का और फिर हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखे गए मास का, तो फ्री बॉडी डायग्राम स्केच कर लिया जाए। तो हैंगिंग मास के लिए क्या होगा, हैंगिंग मास के लिए वेट, जो फोर्स काम करेगा डाउनवर्ड, वो अर्थ के द्वारा, उसका वेट होगा 1 × g, वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास कितना है, 1 kg, तो m के जगह 1 रिप्लेस किए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, तो यह वेट हो गया 1 kg मास का, जो कि डाउनवर्ड काम करेगा। यह फोर्स अर्थ द्वारा ब्लॉक पर एक्ट करेगा, जो कि वेट के इक्वल होगा, इस ब्लॉक 1 kg मास के वेट के इक्वल होगा। एंड यह चूंकि हैंगिंग मास एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, जिस स्ट्रिंग में टेंशन मालूम करना है, तो उस स्ट्रिंग में टेंशन रिएक्शन के तौर पर, रिएक्शन फोर्स के तौर पर
अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा वेट के अगेंस्ट। लेकिन चूंकि 1 kg मास ही 1 kg मास के कारण ही मोशन, जो हैंगिंग मास है उसके कारण मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिससे कि टेबल पर रखा गया ब्लॉक लेफ्ट साइड में लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो एक्सेलरेशन भी 1 kg मास का डाउनवर्ड होगा, नीचे की ओर होगा, से इट इज स्मॉल ए। तो यह फ्री बॉडी डायग्राम हो गया हैंगिंग मास 1 kg, इसका मास 1 kg है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब टेबल पर रखा गया जो अनदर मास है, दूसरा मास है, टेबल पर हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा गया है, तो उसके लिए भी जो फोर्सेस उस पर एक्ट करेंगे उस पर भी उसे भी कंसीडर किया जाए। 1 kg का ब्लॉक जो टेबल पर हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा है वह टेबल क्या है, फ्रिक्शनलेस है, मतलब स्मूथ है, फ्रिक्शनल फोर्स 0, कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में ब्लॉक एंड टेबल के कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा, क्योंकि जो टेबल का सरफेस है वह क्या है, स्मूथ है। एंड ब्लॉक का जो सरफेस है लोअर सरफेस वह भी स्मूथ है, सभी सरफेसेस स्मूथ है, पुली भी स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन फोर्स कहीं भी नहीं होगा, कंसीडर नहीं करना है। तो इस 1 kg का यह अनदर ब्लॉक है जो टेबल पर रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, इसका वेट काम करेगा डाउनवर्ड, वेट होगा 1 into g मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड टेबल के सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड काम करेगा, क्योंकि 1 kg जो मास है टेबल पर रखा हुआ वह सरफेस पर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो नॉर्मल रिएक्शन भी इस पर एक्ट करेगा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। जबकि हैंगिंग मास स्ट्रिंग से लटक रहा है तो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा रिएक्शन के तौर पर अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल टेबल पर जो ब्लॉक 1 kg का मास रखा है तो उसका वेट बैलेंस हो जाएगा टेबल के सरफेस के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा, मतलब n = 1 into g। तो यह टेबल पर रखा हुआ 1 kg का मास वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शंस में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, n and 1g एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो केवल अब इसका जो मोशन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मोशन होगा, क्योंकि फॉलिंग जो मास है या कहें कि जो हैंगिंग मास है जो लटक रहा है हैंगिंग मास वह डाउनवर्ड मोशन करेगा नीचे की ओर, इसलिए 1 kg का जो ब्लॉक है वह लेफ्ट साइड में मोशन करेगा, इसलिए कि उसी स्ट्रिंग से जिस स्ट्रिंग से 1 kg का मास कनेक्टेड है तो इसका मोशन डाउनवर्ड होगा। तो उसी स्ट्रिंग से टेबल पर रखा गया मास 1 kg का मास भी अटैच्ड है उसी स्ट्रिंग के दूसरे एंड से, मतलब लेफ्ट एंड से, इसलिए हैंगिंग मास 1 kg का डाउनवर्ड जाएगा। तो 1 kg का मास जो टेबल पर रखा है वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो इसका एक्सेलरेशन टेबल पर रखे गए मास का एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द मास 1 kg kept on the table is towards left, and टेंशन इन द स्ट्रिंग भी किधर होगा, टेंशन भी स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वह भी किधर होगा, लेफ्ट साइड में ही होगा, और इस टेंशन के कारण ही 1 kg मास लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन करेगा। एंड एक्सेलरेशन जहां तक सवाल है इसका, तो मैंने बताया यह एक्सेलरेशन किधर होगा, टेंशन भी लेफ्ट साइड में, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना, 1 kg मास टेबल पर रखा हुआ मास भी उसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, उसी स्ट्रिंग के लेफ्ट इंड से कनेक्टेड है, जबकि उस स्ट्रिंग के राइट इंड से 1 kg मास कनेक्टेड है जो कि हैंग कर रहा है, जो कि लटका हुआ है। वह मोशन नीचे की ओर करेगा तो 1 kg मास टेबल पर लेफ्ट साइड में मोशन करेगा, तो टेंशन भी लेफ्ट साइड में, और एक्सेलरेशन भी जो कि कॉमन एक्सेलरेशन होगा वह भी स्मॉल ए, जो फॉलिंग कहने का मतलब हैंगिंग मास का जो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, तो 1 kg मास जो टेबल पर रखा गया है उसका एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में होगा। इस प्रकार बोथ मासेस हैंगिंग मास 1 kg एंड टेबल पर रखा हुआ अनदर आइडेंटिकल मास 1 kg, बोथ मासेस का फ्री बॉडी डायग्राम को यहाँ शो किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब बोथ मासेस को 1 kg के बोथ मासेस को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में डोरी में टेंशन मालूम करना है, तो उसके लिए अब फ्री बॉडी डायग्राम बोथ मासेस का हमने स्केच किया। अब इसका यूज कर 2 इक्वेशंस बोथ मासेस के लिए हम ऑब्टेन करेंगे, एंड यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एंड फाइनली हम टेंशन इन द स्ट्रिंग भी ऑब्टेन कर लेंगे। तो राइट डाउन फॉर
डाउनवर्ड मोशन ऑफ द हैंगिंग मास 1 kg और द डाउनवर्ड मोशन of the hanging mass of 1 kg नेट फोर्स कितना काम करेगा 1 kg जो हैंगिंग मास है फ्री बॉडी डायग्राम से देखा जाए नेट फोर्स कितना काम करेगा वेट डाउनवर्ड टेंशन अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन डाउनवर्ड तो रिजल्टेंट फोर्स भी डाउनवर्ड काम करेगा तो वेट जो होगा 1g 1 इंटू स्मॉल जी वह टेंशन से लार्जर होगा इसमें तो 1g में से टेंशन को क्या करेंगे माइनस करेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द हैंगिंग मास 1 kg कितना होगा नेट फोर्स 1 kg जो मास लटक रहा है उस पर weight downward 1 into g minus tension in the string upward तो 1 into g minus t is equal to mass into acceleration mass 1 kg acceleration downward 1 kg जो हैंगिंग मास है उसका नीचे की ओर तो 1g minus t नेट फोर्स हो गया एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मास इनटू एक्सेलरेशन मास 1 kg है एक्सेलरेशन हमने ये सपोज किया है जो कि कॉमन एक्सेलरेशन है बोथ ब्लॉक्स का क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है इसलिए बोथ मासेस का एक्सेलरेशन भी कॉमन होगा एंड सेम स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन भी सेम होगा तो 1 इंटू जी माइनस टी रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 1 इंटू ए देयरफॉर वी कैन राइट स्मॉल जी माइनस टी इक्वल्स टू ए स्मॉल ए से इट इज इक्वेशन नंबर 1 यह हैंगिंग मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम से हमने इसके लिए हैंगिंग मास का डाउनवर्ड मोशन के लिए एक इक्वेशन ऑब्टेन कर लिया अब जो टेबल पर मास है वह लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसके लिए भी एक इक्वेशन ऑब्टेन कर लिया जाए अनदर इक्वेशन तो राइट डाउन एंड फॉर द मोशन ऑफ 1 kg mass kept on the table which is moving towards left की ओर मोशन करेगा तो फॉर द मोशन ऑफ 1 kg mass on the table जो टेबल पर रखा हुआ है पहले से उसका मोशन लेफ्ट साइड में होगा इसके लिए फोर्स क्या होगा इसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स होगा इसको मोशन में लाने वाला वह टेंशन ही होगा टेंशन टुवर्ड्स लेफ्ट और इसी फोर्स के कारण 1 kg मास लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस पर फोर्स कितना काम करेगा 1 kg मास जो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है टेंशन भी क्या है फोर्स ही है तो T इक्वल टू फोर्स इक्वल टू टेंशन फोर्स होगा इसके लिए जो मूव कराएगा लेफ्ट साइड में टेबल पर रखे गए 1 kg मास को तो टेंशन इक्वल टू फोर्स ही है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मास 1 kg एंड एक्सेलरेशन a है एक्सेलरेशन तो कॉमन होगा एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है टेबल पर रखा मास भी उसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जिस स्ट्रिंग से 1 kg का हैंगिंग मास लटकने वाला मास कनेक्टेड है तो T इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू ए हो गया तो इसका मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्सेलरेशन के बराबर होगा अब एक्सेलरेशन हम ऐसे इट इज इक्वेशन नंबर 2 यदि एक्सेलरेशन हम ऑब्टेन कर लेते हैं तो टेंशन भी मालूम हो जाएगा क्योंकि T इक्वल टू ए है तो एक्सेलरेशन दो ढंग से हम कर सकते हैं एक तो जो नेट फोर्स है मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है जो इसको बॉडी को मोशन करा रहा है वह 1 kg जो हैंगिंग मास है उसके कारण है तो उस फोर्स मतलब जो ड्राइविंग फोर्स होगा नेट फोर्स जो एक्ट करेगा इस मोशन के लिए तो वह क्या होगा उसका वेट होगा 1 kg हैंगिंग मास का वेट कितना होगा 1 इंटू जी अपॉन तो ड्राइविंग फोर्स हो गया मतलब जो नेट फोर्स हो गया बॉडी पर एक्ट करने वाला मोशन जो बॉडी को मोशन में सेट करेगा तो वह 1 kg का हैंगिंग मास है तो वह फोर्स कितना हो गया वेट के बराबर 1 इंटू स्मॉल जी डिवाइडेड बाई टोटल मास तो टोटल मास कितना है 1 kg हैंगिंग मास है और 1 kg टेबल पर है रखा हुआ तो 1 + 1 दैट इज 1 kg + 1 kg दैट इज 2 तो कितना हो जाएगा तो इसमें एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा तो एक्सेलरेशन हो गया जो ड्राइविंग फोर्स है हैंगिंग मास वाला 1 kg 1 इंटू जी डिवाइडेड बाई टोटल मास 1 kg + 1 kg दैट इज 2 तो 1 इंटू स्मॉल जी न्यूमरेटर में तो जी हो गया अपॉन 2 दैट इज g/2 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन g/2 तो टेंशन भी g/2 तो ऐसे कर सकते हैं ठीक से अदरवाइज टेंशन इक्वल टू ए इसमें पुट कर दिया जाए इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से तो
जब t बराबर 1 पुट कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, जब a का वैल्यू आ जाएगा तो वही वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, t इक्वल टू a होगा। तो दोनों तरीका है। स्ट्रिक्ट फार्मूला हो गया कि जो एक्सेलरेशन है वह जो है नेट फोर्स और ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो उससे भी हो जाएगा। अदरवाइज जो इक्वेशन हम टू इक्वेशंस ऑब्टेन किए हैं इसके हेल्प से, तो टी का वैल्यू टी इक्वल टू इक्वेशन 2 में उसे पुट कर दिया जाए 1 में। तो पुटिंग टी टेंशन टी इक्वल टू ए इन इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 का एलएचएस है जी माइनस कैपिटल टी इज इक्वल टू ए, तो स्मॉल जी माइनस टी इक्वल टू ए हो गया, स्मॉल ए इक्वल टू ए, राइट हैंड साइड में भी ए है। देयरफॉर ए प्लस ए, इसे साइड चेंज करेंगे और स्मॉल जी इक्वल टू ए प्लस ए माइनस ए टर्म भी राइट हैंड साइड में जाकर प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 2a। एक्सलेशन यहाँ से भी उतना ही मिला जितना कि हमने स्ट्रिक्ट फार्मूला का यूज करके कहा किया था, तो ओरली मौखिक रूप से। तो a इक्वल्स टू देयरफॉर a इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना हो गया, a इक्वल्स टू g अपॉन 2, a इक्वल्स टू g अपॉन 2 आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो इक्वेशन 2 में पुट कर दिया जाए a इक्वल टू g बाई 2 RHS में, क्योंकि टेंशन मालूम करना है स्ट्रिंग में। तो अब हम पुट कर देंगे t इक्वल टू a इक्वल टू स्मॉल g बाई 2 से इज इक्वेशन नंबर 3 जो एक्सेलरेशन के लिए आ गया, सिस्टम का एक्सेलरेशन का जो के लिए जो वैल्यू आ गया a इक्वल टू स्मॉल g अपॉन 2, इसको पुट कर दिया जाए इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 के RHS में। तो t इक्वल टू a है, तो इसलिए टेंशन क्या होगा a इक्वल टू g बाई 2, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा, जो कि आंसर होगा इस प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम 30 का। पुट कर दिया जाए इक्वेशन 2 में a का वैल्यू जो हमने ऑब्टेन कर दिया, सिस्टम का एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन है, बोथ मासेस 1 kg का जो मासेस 1 kg के 2 मासेस हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन होगा, एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो पुटिंग एक्सेलरेशन का जो वैल्यू हमने ऑब्टेन किया a इक्वल्स टू g बाई 2 से इट इज इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग a इक्वल्स टू g बाई 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन 2 का एलएचएस क्या है, टेंशन है, टेंशन ही मालूम करना है। t इक्वल टू a है, तो a की जगह g बाई 2, सो टेंशन इन द स्ट्रिंग कैपिटल T इक्वल्स टू स्मॉल g अपॉन 2, g का वैल्यू 10 लेना है, तो g बाई 2 लिख सकते हैं और g बाई का वैल्यू पुट करना है, क्योंकि प्रॉब्लम में दिया है टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 2 से 10 कैंसिल होकर 5, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसका वैल्यू कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया टेंशन का वैल्यू। तो इस प्रकार प्रॉब्लम 30 का सॉल्यूशन कर दिया गया। Problem 31. Consider the situation shown in figure 5e14. Both the pulleys and the string are light and all the surfaces are frictionless. Part A, find the acceleration of mass capital M, that is hanging mass. Part B, find the tension in the string. And C, calculate the force exerted by the clamp on the pulley A, capital A in the figure. Problem 31 में फिगर 5e14 के सिचुएशन पर, के स्थिति पर विचार करना है, जिसमें कि both pulleys A and B and 2 strings, that is both strings which are connected to the hanging mass capital M and another mass, that is 2m mass kept on the table.
तो दोनों पुलीज एंड बोथ मासेस 2m एंड m को कनेक्ट करने वाले जो स्ट्रिंग है, जो डोरियां हैं, स्ट्रिंग्स, बोथ स्ट्रिंग्स एंड बोथ पुलीज आर फ्रिक्शनलेस, दैट इज स्मूथ। तो कोई फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर नहीं करना है, फ्रिक्शन फोर्स 0 हो गया। जब स्मूथ फ्रिक्शन ही स्मूथ है तो वहां पर फ्रिक्शन का कहाँ क्वेश्चन है। तो पार्ट ए में मालूम करना है एक्सेलरेशन ऑफ मास कैपिटल एम, माने जो हैंगिंग मास है, जो एक स्ट्रिंग से जो हैंगिंग मास है, जो पुली ए से होकर के स्ट्रिंग पास कर रहा है, उससे कनेक्टेड जो मास है एम, कैपिटल एम, हैंगिंग मास, उसका एक्सेलरेशन मालूम करना है। पार्ट बी में टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में टेंशन मालूम करना है। एंड पार्ट सी कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली ए इन द फिगर। थर्ड पार्ट सी में इस क्लैंप के द्वारा, क्लैंप जो टेबल के राइट एंड पर क्लैंप एडजस्टेड है, व्यवस्थित है, जिससे कि पुली ए, जिसमें कि पुली, इस क्लैंप के द्वारा पुली ए फिक्स्ड है। तो इस क्लैंप के द्वारा पुली पर कितना फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई होगा, उसे भी मालूम करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। प्रॉब्लम 31 का सॉल्यूशन के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम का यूज किया जाए। एक हैंगिंग मास कैपिटल एन के लिए, दूसरा मूवेबल पुली है पी, वह फिक्स नहीं है, पुली ए तो फिक्स है। यहाँ पर टेबल के राइट एंड पर जो क्लैंप लगा है उसमें, उसके हेल्प से पुली ए फिक्स्ड है। लेकिन पुली बी मूवेबल है, जो मास 2m के साथ मोशन करेगा। तो इस पुली बी के लिए भी, मूवेबल पुली के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम, एंड फिर मास 2m के मोशन के लिए भी, जो कि राइट डायरेक्शन में मोशन होगा, उसके लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम स्केच करना होगा। एंड हैंगिंग मास m का जो मोशन होगा वह तो डाउनवर्ड होगा। सभी सरफेसेस क्या हैं, स्मूथ हैं, मतलब फ्रिक्शनलेस है। एंड बोथ पुली भी, दोनों पुली भी फ्रिक्शनलेस हैं, स्मूथ हैं। एंड स्ट्रिंग्स एंड पुलीज आर लाइट। तो दोनों पुलीज एंड उनसे पास होने वाला स्ट्रिंग क्या है, वह भी, एंड दूसरा स्ट्रिंग जो 2m मास से, बोथ पुलीज ए एंड बी से एक ही स्ट्रिंग पास कर रहा है, जबकि दूसरा स्ट्रिंग 2m मास को कनेक्ट किए हुए है। तो दोनों स्ट्रिंग्स मासलेस हैं, मतलब लाइट हैं, हल्के हैं, मतलब मासलेस है, मास 0 लेना होगा। पुली का भी मास 0, स्ट्रिंग का भी मास 0। एंड सभी सरफेसेस जो हैं, जो डायग्राम में, वो स्मूथ हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर किया जाए। पहले हैंगिंग मास के लिए देखा जाए। तो हैंगिंग मास के लिए जो मास कैपिटल एम है, उसका एक्सेलरेशन भी मालूम करना है पार्ट ए में। तो इसका वेट, हैंगिंग मास एम का वेट mg डाउनवर्ड काम करेगा। एंड चूंकि स्ट्रिंग से, एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है, कनेक्टेड है ये, तो स्ट्रिंग में टेंशन T अपवर्ड एक्ट करेगा। एंड m का जो एक्सेलरेशन होगा, मास m का, वह डाउनवर्ड ही होगा, उस एक्सेलरेशन को a माना जाए। एक्सेलरेशन यहाँ पर कैपिटल M मास जो हैंगिंग मास है, उसका एक्सेलरेशन अलग होगा। एंड 2m मास जो हॉरिजॉन्टल टेबल पर मूव करेगा, मोशन करता है, m मास का जब डाउनवर्ड मोशन होगा तब, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, उस एक्सेलरेशन को भी हम मालूम करेंगे। एंड बोथ स्ट्रिंग्स में भी टेंशन अलग अलग होगा, मतलब जो हैंगिंग मास m को लटकाने वाला स्ट्रिंग में टेंशन T हम लिए हैं, T1 भी ले सकते थे। एंड दूसरा स्ट्रिंग 2m मास को कनेक्ट किए हुए हैं, जो मूवेबल पुली के सेंटर से अटैच्ड है, तो उस मास में भी टेंशन अलग होगा, इसका टेंशन को T2 भी हम ले सकते थे। लेकिन जो m को लटकाने वाला स्ट्रिंग है, जो पुली ए, मतलब जो पुली ए जो टेबल के राइट कॉर्नर पर क्लैंप में फिक्स्ड है, तो उस पुली से लटकने वाला जो स्ट्रिंग है, और वही स्ट्रिंग पुली बी से भी होकर पास करता है, एंड पुली बी से भी होते हुए फिर क्लैंप के लोअर एंड से अटैच्ड है। तो इस प्रकार यह, इस स्ट्रिंग में टेंशन T होगा, उसे हम T1 भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन हमने T सपोज कर लिया है। तो यहाँ टेंशन T अपवर्ड काम करेगा, वेट जो हैंगिंग मास उसका वेट डाउनवर्ड। एंड यह टेंशन T एंड T जो सेम स्ट्रिंग है, उसमें राइट साइड में एक्ट करेगा।
पुली बी का राइट डायरेक्शन मोशन के लिए। एंड इसमें जो टेंशन होगा 2m मास से कनेक्टेड जो स्ट्रिंग है, दूसरा स्ट्रिंग, उसमें टेंशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में सपोज किया जाए, यह टेंशन टी डैश है जो कि 2t के इक्वल होगा। उसके लिए जब इक्वेशन ऑफ मोशन का शेयर करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम से। तो यह तो हो गया हैंगिंग मास का। दूसरा पुली के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, और तीसरा जो डायग्राम होगा फ्री बॉडी डायग्राम 2m के लिए। तो 2m मास के लिए जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा उससे मैं टेबल पर 2m मास है, तो 2m मास का फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा ऊपर में बना देता हूँ। ये 2m मास है, इससे कनेक्टेड जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन दिखाया गया है टी डैश, और 2m का राइट डायरेक्शन में मोशन के लिए इसी टी डैश के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेट करेगा राइट डायरेक्शन में। 2m का वेट जो होगा 2mg डाउनवर्ड एंड सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, वह एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। 2m मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू रिलेटिव वेट डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन इसका सरफेस के द्वारा, टेबल के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन इस पर अपवर्ड काम करेगा। एंड नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा 2mg वेट इस बॉडी का, 2m मास का जो बॉडी है उसका वेट नॉर्मल ये सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा बैलेंस हो जाएगा। तो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका ये फोर्स बचेगा। एंड इसका जो मोशन होगा 2m मास का मोशन, वो एक्सेलरेशन हम समझते हैं, एक्सेलरेशन वो अलग होगा जो हैंगिंग मास है उससे। यह एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में होगा, तो इस एक्सेलरेशन को हम ए डैश सपोज कर लें, जो कि यह एक्सेलरेशन ए डैश जो हैंगिंग मास है उसका एक्सेलरेशन, जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा हैंगिंग मास का, उसके उस एक्सेलरेशन का हाफ होगा, जिसे हम कांस्टेंट मोशन के वन ऑफ द कंडीशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। टी वेक्टर टेंशन भी फोर्स है तो वेक्टर के रूप में ट्रीट होगा, एंड एक्सेलरेशन वेक्टर जहाँ जहाँ भी एक्सेलरेशन है, मतलब बोथ ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, एंड दोनों ब्लॉक्स जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उसका टेंशन, तो टेंशन टी वेक्टर डॉट एक्सेलरेशन वेक्टर, द एक्सेलरेशन दैट इज टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट है, तो सिग्मा ओवर टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो ये कांस्टेंट मोशन का वन ऑफ द कंडीशंस से हम ऑब्टेन कर सकते हैं कि 2m मास का जो एक्सेलरेशन है वह m मास का जो हैंगिंग मास का एक्सेलरेशन का क्या होगा, आधा होगा, दैट इज a डैश इक्वल टू a/2। और हम ऑब्टेन कर भी देंगे उसे इसी कंडीशन से कि जहाँ जहाँ भी मासेस हैं तो उसका एक्सेलरेशन होगा, एंड जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं बोथ मासेस उनमें टेंशन होगा, तो वहाँ टेंशन और एक्सेलरेशन का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका सम क्या होगा, 0 होगा। तो उस कंडीशन से ए डैश 2m मास का एक्सेलरेशन जो होगा वह जो हैंगिंग मास है उसका एक्सेलरेशन का क्या होगा, आधा होगा, एंड 2m मास का एक्सेलरेशन किधर होगा, राइट डायरेक्शन में, ए डैश इक्वल टू a/2। हैंगिंग मास का एक्सेलरेशन को हमने ए सपोर्ट किया है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो एंड मोशन जो होगा 2m मास का किधर होगा, राइट डायरेक्शन में होगा। कितने एक्सेलरेशन से होगा, एक्सेलरेशन इसका राइट डायरेक्शन में ए डैश होगा, जो कि कितना है, a/2, जिसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं कांस्टेंट मोशन का एक कंडीशन के द्वारा, जिसे हम ऑब्टेन कर भी देंगे कुछ देर में। एंड अब पुली का जो मोशन है वह राइट डायरेक्शन में हो रहा है, तो पुली के मोशन के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम इसका मैं नीचे में बना देता हूँ। 2m मास के नीचे में ये पुली जो मूवेबल पुली है, और इस पुली से 2m मास कनेक्टेड है स्ट्रिंग के द्वारा। इस स्ट्रिंग में टेंशन टी डैश लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जबकि मूवेबल पुली के ऊपर में जो दूसरा स्ट्रिंग है जो कि मास कैपिटल M को लटका रहा है, तो उसमें टेंशन कितना है, टी है अपर पार्ट में भी उसी स्ट्रिंग का, टी एंड टी दोनों राइट डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए पुली का राइट डायरेक्शन में मोशन के लिए पुली का तो एक्सेलरेशन होगा, जो एक्सेलरेशन अटैच है मास m का है, लेकिन स्मॉल a, लेकिन यह पुली मासलेस है, इसलिए नेट फोर्स इस पर 0 हो जाएगा। इस प्रकार फ्री बॉडी डायग्राम हमने तीनों मतलब 2 मासेस कैपिटल M एंड हैंगिंग मास के लिए, एंड अनदर मास 2m जो टेबल पर रखा है, एंड दूसरा मूवेबल पुली के लिए, तीनों के लिए हमने फ्री बॉडी डायग्राम को शो किया है। अब हम
या शो कर सकते हैं कि जो रिलेशन है एक्सेलरेशन 2m मास का हमने a डैश अप्रोच किया है हैंगिंग मास का a, वो कैसे दोनों में रिलेशन बने, a डैश इक्वल टू a/2 कैसे है, एंड यहाँ t डैश तो 2t के इक्वल हो जाएगा, वह तो इक्वेशन ऑफ मोशन से राइट डायरेक्शन में जो पुली पर टोटल फोर्स काम करेगा स्ट्रिंग के द्वारा, जो राइट स्ट्रिंग है उसके द्वारा, जिससे कि m मास भी सस्पेंडेड है, वो फोर्सेस कितने एक पुली पर यह स्ट्रिंग अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट का स्ट्रिंग जो है उसी स्ट्रिंग का अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट कितना फोर्स लगाएगा t प्लस t राइट डायरेक्शन में, एंड t डैश जो टेंशन होगा जो 2m मास को कनेक्ट किए हुए हैं उसमें लेफ्ट साइड में है तो वह तो अपोज करेगा, t डैश अपोज करेगा टेंशन जो सेकंड स्ट्रिंग में है 2m मास से कनेक्टेड राइट डायरेक्शन मोशन का, तो नेट फोर्स हो जाएगा t प्लस t 2t माइनस t डैश इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो डी पुली का है राइट डायरेक्शन में, लेकिन मास जीरो है, मासलेस है पुली, तो मास जीरो कर देंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो दैट इज 2t माइनस t डैश इक्वल टू जीरो, इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा पुली के लिए। तो फॉर द पुली हमारा क्या होगा रिलेशन, फॉर द पुली माने मोशन ऑफ द पुली, जो नेट फोर्स इस पर काम करेगा t प्लस t राइट डायरेक्शन में 2t लेफ्ट डायरेक्शन में t डैश जो टेंशन है 2m मास को कनेक्ट करने वाला स्ट्रिंग में वो लेफ्ट डायरेक्शन में काम करेगा, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स तो मास ही जीरो है तो नेट फोर्स जीरो, इसलिए 2t इक्वल टू t डैश मींस t डैश इक्वल टू 2t। तो 2m मास को कनेक्ट करने वाला स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वह कितना होगा, वह t डैश इक्वल टू 2t होगा, t डैश इक्वल टू 2t, एंड इसी t डैश के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स t डैश के द्वारा यह मास 2m राइट डायरेक्शन में मोशन करेगा, जिसको मैंने यहाँ दिखाया है 2m मास के लिए। लेकिन यहाँ पर जो टेंशन होगा वह t एंड t जो टेंशन है जो लेफ्ट साइड राइट साइड वाला स्ट्रिंग है जो पुली ए से होकर के पास करता है एंड बी से भी होकर पास कर रहा है, उसका एक पार्ट जो कि लोअर पार्ट उसका क्लैंप से अटैच्ड है एंड अपर पार्ट उस स्ट्रिंग का पुली ए से पास करता है जो कि मास m को लटकाए हुए है, जिसका वेट काम करेगा डाउनवर्ड mg। तो डायग्राम में भी फोर्सेस को हमने यहाँ दिखा दिया है, शो कर दिया है, एंड फ्री बॉडी डायग्राम में भी शो कर दिया है। तो अब एक इक्वेशन मिल गया t डैश एंड t में। t डैश कौन है, सेकेंड स्ट्रिंग है जो इससे 2m मास कनेक्टेड है, जो टेबल पर है 2m मास, तो वह जो उसमें जो टेंशन होगा वह जो अनदर स्ट्रिंग है जो कि बोथ पुली जे एंड बी से होकर पास कर रहा है एंड मास m को लटकाए हुए है, तो उसमें टेंशन t होगा। तो जो हैंगिंग मास का स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन t होगा वह 2m मास से कनेक्टेड स्ट्रिंग के टेंशन से क्या होगा, आधा होगा, मतलब t डैश जो होगा 2m मास को कनेक्ट करने वाला स्ट्रिंग में टेंशन t डैश हमने सपोज किया है, तो वह क्लियरली 2t है। जो हैंगिंग मास को लटकाने वाला स्ट्रिंग जो राइट स्ट्रिंग है उसका डबल हो गया। लेकिन एक्सेलरेशन का जहां तक सवाल है तो एक्सेलरेशन 2m मास का a डैश इक्वल टू क्या होगा, a/2 होगा, a डैश इक्वल टू a/2। हैंगिंग मास का एक्सेलरेशन का आधा होगा 2m मास का एक्सेलरेशन, से इट इज इक्वेशन नंबर 2। और इसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं कांस्टेंट मोशन का वन ऑफ द कंडीशंस का यूज करके। अब मैं इस प्रॉब्लम को फर्दर सॉल्यूशन के लिए प्रॉब्लम को इरेज करता हूं। प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है यह याद रखते हुए कि पार्ट ए में फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास कैपिटल M, हैंगिंग मास का एक्सेलरेशन मालूम करना है, बी में मालूम करना है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में वह, एंड पार्ट सी में फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली कैपिटल A इन द फिगर। क्लैंप के द्वारा पुली ए पर फोर्स मालूम करना है सी पार्ट में, बी में टेंशन मालूम करना है स्ट्रिंग में जो राइट स्ट्रिंग है उसमें, एंड ए पार्ट में एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो इस तीनों चीज को याद रखते हुए इस प्रॉब्लम के का स्टेटमेंट को मैं इरेज करता हूँ फर्दर सॉल्यूशन के लिए। अब हम इजीली मालूम कर सकेंगे तीनों चीजों को जो रिक्वायर्ड है पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी में। तो a डैश इक्वल टू a/2 आया, कैसे आ गया इसे हम देख सकते हैं। कांस्टेंट मोशन का वन ऑफ द कंडीशन सिग्मा टी वेक्टर डॉट, दैट इज टेंशन में फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, एंड एक्सेलरेशन सिग्मा ओवर टी वेक्टर डॉट स्केलर प्रोडक्ट है a वेक्टर इक्वल्स टू 0। a क्या है, एक्सेलरेशन है, t क्या है, टेंशन है। तो जहां जहां भी मासेस हैं वहां पर
एक्सेलरेशन होगा m का एंड 2m का, एंड उनको m को जो हैंगिंग मास है उसको लटकाने वाला स्ट्रिंग में भी टेंशन है t, एंड दूसरा टेंशन t डैश है जो कि 2m मास से कनेक्टेड है दूसरे स्ट्रिंग में। तो सबका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो अब देखना होगा हैंगिंग मास, पहले हम यहाँ देख लेते हैं हैंगिंग मास के लिए। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल, टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हैंगिंग मास के लिए क्या हो जाएगा, टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, टी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट स्मॉल ए वेक्टर एक्सेलरेशन टेंशन एंड स्केलर एक्सेलरेशन का स्केलर प्रोडक्ट 0 है, सिग्मा ओवर सबका सम। यहाँ पर भी हैंगिंग मास के लिए भी है, फिर 2m मास के लिए भी एक्सेलरेशन एंड टेंशन का स्केलर प्रोडक्ट। तो हैंगिंग मास के लिए टेंशन अपवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो टेंशन एंड एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना होगा, 180। तो हैंगिंग मास के लिए क्या लिखेंगे, टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को टी का मॉड इंटू ए का मॉड इंटू कॉस 180 डिग्री प्लस सिग्मा है तो फिर सम करना होगा। अब यहाँ देखा जाए 2m मास के लिए, 2m मास में के लिए से कनेक्टेड 2m मास को कनेक्ट करने वाला स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, टी डैश, एंड एक्सेलरेशन कितना है, ए डैश है, उसे हमने सपोज किया ए डैश। तो टी डैश टेंशन हो गया एंड टी डैश इक्वल टू 2t है, बाद में हम पुट कर देंगे। तो प्लस टी डैश टेंशन इन द स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग में टेंशन है जो 2m मास को कनेक्ट किए हुए है, एंड एक्सेलरेशन इसका उसी डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में है, एंड टेंशन भी उसी डायरेक्शन में है टी डैश। तो टी डैश इंटू ए डैश इंटू कॉस 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में होने के कारण टी डैश एंड ए डैश सेम डायरेक्शन में है, इसे फ्री बॉडी डायग्राम में भी दिखाया गया है और यहाँ भी दिखाया गया है। टी डैश एंड ए डैश दोनों सेम डायरेक्शन में है, ए डैश a/2 आ जाएगा इसी रिलेशन से। तो टी डैश प्लस टी डैश ए डैश कॉस 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन होने के कारण टी डैश एंड ए डैश का एंगल 0 होगा, इक्वल टू 0, और टी ए कॉस 180 -1 प्लस टी डैश इक्वल टू कितना आ गया है, 2t, इक्वेशन 1 से 2t पुट कर दें, मल्टीप्लाइड बाई ए डैश कॉस 0 1 होता है, इक्वल टू 0, और माइनस टी ए प्लस 2ta इक्वल टू 2t ए डैश इक्वल टू 0। देयरफॉर टी से क्या हो जाएगा, देयरफॉर टी ए इक्वल्स टू एलएचएस में ले, इसको आरएचएस में ले गए, माइनस टी ए को आरएचएस में, एंड इसको एलएचएस में ही छोड़ दें 2t ए डैश को। तो 2t ए डैश इक्वल्स टू माइनस टी ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म, तो इक्वल्स टू टी ए हो जाए माइनस टी ए, आरएचएस में आके प्लस टी ए, तो टी से टी कैंसिल हो गया। देयरफॉर ए डैश इक्वल टू आ गया, ए डैश इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2m ब्लॉक और 2m मास इज ए डैश इक्वल टू a/2। इस प्रकार हमने इक्वेशन 2 में डायरेक्ट ए डैश इक्वल टू a/2 यहाँ पर लिखा है, हमने इक्वेशन 2 से सपोज किया है, एंड टी डैश इक्वल टू 2t। तो यहाँ ए डैश इक्वल टू a/2 आ गया, कहाँ से, कांस्टेंट मोशन का वन ऑफ द कंडीशन से, सिग्मा टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर टेंशन एंड एक्सेलरेशन का स्केलर प्रोडक्ट का जो सम होगा, अलजेब्रिक सम, वह क्या होगा, 0 होगा उसके लिए। तो अभी हमने ला दिया। अब हम इक्वेशन फर्दर देखेंगे। अब डाउनवर्ड मोशन इसके लिए, हैंगिंग मास के लिए, उसी का एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ हैंगिंग मास m, ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, इसके लिए क्या होगा, नेट फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम में देखें, वेट डाउनवर्ड, नीचे की ओर फोर्स काम कर रहा है, टेंशन उस स्ट्रिंग में, मास m को लटकाने वाला स्ट्रिंग में अपवर्ड, लेकिन मोशन डाउनवर्ड है, तो रिजल्टेंट फोर्स भी डाउनवर्ड काम करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, mg माइनस टी इक्वल्स टू नेट फोर्स हो गया, टी टेंशन चूंकि अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड, मोशन भी डाउनवर्ड हो रहा है, mg लार्जर होगा टी से, mg माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू ए। तो mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए, यह इक्वेशन 3 मान लिया जाए। अब इस ब्लॉक के लिए 2m मास का ब्लॉक के लिए जो मोशन है, इसके लिए भी इक्वेशन लाया जाए, और उससे टी का जो वैल्यू आएगा इसको हम पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन 3 में, तो हमें एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा, पार्ट ए का सोल्यूशन हो जाएगा। एंड अब किसके लिए, फॉर द मोशन ऑफ 2m मास, फॉर द मोशन ऑफ 2m मास टुवर्ड्स राइट ऑन द टेबल, फॉर मास 2m, नेट फोर्स क्या होगा, जिसका मोशन राइट डायरेक्शन में होगा, ए डैश एक्सेलरेशन से, जो कि a/2 हमने ऑब्टेन किया। तो
अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए इसे कौन सा फोर्स, इसके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन होगा, टी डैश होगा। टी डैश इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2m इंटू ए डैश। तो टी डैश इक्वल टू मास हो गया इसका, 2m मास जो टेबल पर रखा हुआ है राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन होगा, टेंशन ही होगा। इसको कनेक्ट करने वाला स्ट्रिंग जो कि मूवेबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, उसके मूवेबल स्ट्रिंग के सेंटर से, तो वह टेंशन ही इसे ड्राइव करेगा, मतलब मोशन में करेगा राइट डायरेक्शन में। तो टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए 2m मास का राइट डायरेक्शन मोशन के लिए टी डैश इक्वल टू 2m मल्टीप्लाइड बाई ए डैश। अब ए डैश कितना आ गया है, ए डैश हमारा आ गया है a/2 मालूम हो चुका है, तो 2m इंटू a/2 पुट कर दें ए डैश की जगह। एक इक्वेशन हो गया 4। अब इस इक्वेशन 4 को पुट कर दिया जाए इक्वेशन 3 का सेकेंड टर्म t है उसमें, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, पार्टी का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम को मैं अब यहाँ इरेज करता हूँ फर्दर सॉल्यूशन के लिए। तो पार्टी में मालूम क्या करना था, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टी का सॉल्यूशन अब कर रहे हैं। और इक्वेशंस तो ऑब्टेंड हो गए, सभी इक्वेशंस जिनकी जरूरत थी सभी को मालूम कर लिया गया। तो अब टी डैश का वैल्यू पुट कर दिया जाए। टी डैश इक्वल टू कितना हो गया, 2m इंटू a/2। एंड टी डैश और टी में क्या रिलेशन है, टी डैश और टी में रिलेशन है टी डैश इक्वल टू t/2। टेंशन भी हमें मालूम करना है, एक्सेलरेशन भी मालूम करना है। तो टी डैश इक्वल टू कितना है, 2t है, तो यहाँ पुट कर सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को और आगे बढ़ाते हुए टी डैश इक्वल टू 2t इक्वल्स टू 2m इंटू a/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो t इक्वल टू आ गया, t का वैल्यू कितना आ गया, ma/2। इसको भी एक इक्वेशन मान लिया जाए। इस इक्वेशन की हेल्प से हमें जब एक्सेलरेशन मालूम कर लेंगे जो हैंगिंग मास है कैपिटल M, तो a का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो टेंशन भी आ जाएगा, पार्ट बी का भी आंसर आ जाएगा। तो ये भी इसका भी यूज हो गया। टी डैश इक्वल टू 2t हमने यूज किया इक्वेशन 1 से। इक्वेशन पुली का जो मोशन होगा राइट डायरेक्शन में, उसके लिए पुली मासलेस है तो नेट फोर्स 0, इसलिए जो नेट फोर्स काम करेगा इस पर पुली पर वो t प्लस टी 2t माइनस टी डैश इक्वल टू नेट फोर्स 0 हो गया। तो टी डैश इक्वल टू 2t आया था इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में फर्स्ट इक्वेशन ये रखा था। तो t इक्वल टू इतना आ गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब पार्टी का सॉल्यूशन के लिए, अब पार्टी का सॉल्यूशन करें, चूंकि अब टेंशन भी आ गया है। टी डैश की जगह हमने पुट कर दिया 2t, RHS में 2m इंटू a डैश इक्वल टू a/2। तो रिलेशन फाइनली आ गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग ma/2, जो पार्ट बी में मालूम करना है, लेकिन एक्सेलरेशन पार्ट ए में मालूम करना है। तो पुट कर दिया जाए t इक्वल टू ma/2 इन इक्वेशन 3, पुटिंग t इक्वल्स टू ma/2 in equation 3, we get mg, LHS में mg है माइनस t के जगह ma/2 इक्वल्स टू RHS में, इक्वेशन 3 का RHS में क्या है, m इंटू a, जो हैंगिंग मास के लिए हमने इक्वेशन ऑब्टेन किया था इक्वेशन 3, और mg इक्वल्स टू ma प्लस ma/2। अब LCM 2 हो जाएगा, 2ma, LCM 2 हो जाएगा बोथ टर्म्स में। अब ma में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2ma प्लस ma/2 दैट इज 3ma/2। एंड m से m कैंसिल हो गया बोथ साइड्स में। a मालूम करना है तो g इक्वल टू 3a/2, देयरफॉर a मालूम करना है एक्सेलरेशन ऑफ मास कैपिटल M हैंगिंग मास का। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2g/3, 2g/3 आंसर। तो ये पार्टी का आंसर आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ द हैंगिंग मास स्मॉल a इक्वल टू 2g/3। अब हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग मालूम करना है, तो उसके लिए इक्वेशन आया है 5 आया है, a का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया जाए 2g/3। टेंशन इन द स्ट्रिंग के लिए इक्वेशन ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिए हैं, e इक्वल टू ma/2। तो अब उसमें पुट कर दिया जाए, a का वैल्यू आ गया, पार्टी का सॉल्यूशन हो गया, a इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ मास कैपिटल M जो कि हैंगिंग मास है, वह कितना आ गया, 2g/3 आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया पार्ट ए का। अब पार्ट बी का आंसर आसानी से आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमने ऑलरेडी टेंशन इन द स्ट्रिंग जो मास M को लटका रहा है, हैंगिंग मास M जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उसमें टेंशन मालूम करना है, तो उसके लिए इक्वेशन 5 है। तो 5 में पुट कर दिया जाए,
तो पुटिंग ए इक्वल टू 2g/3 से इट इज इक्वेशन नंबर 6 जो आंसर आया है एक्सेलरेशन मास m का, उसे इक्वेशन 6 सपोज करना है, उसका यूज करना है। ए इक्वल टू 2g/3 5 में पुट करते हैं यूजिंग 6 इन इक्वेशन 5। तो पुटिंग ये पार्ट बी का आंसर है टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो क्या होगा, पुटिंग T इक्वल्स टू ma/2 in equation 5 from equation 6 we get tension in the string T equals to m/2 m into a है राइट हैंड साइड, सॉरी T इक्वल टू इक्वेशन 5 है ma/2 है, तो m/2 मल्टीप्लाइड बाई a का वैल्यू 2g/3, सॉरी पुटिंग ऊपर में थोड़ा करेक्शन करेंगे पार्ट बी का आंसर के लिए। पुटिंग a इक्वल टू 2g/3 फ्रॉम इक्वेशन 6, तो मैंने ठीक ही कहा है, मतलब केवल a लिखना है वहाँ। तो पुटिंग a इक्वल्स टू 2g/3 इन इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6 वी गेट टेंशन इन द स्ट्रिंग 5 में t इक्वल टू ma/2 है, तो t इक्वल टू m/2 एंड a का वैल्यू एक्सेलरेशन ऑफ मास m इज 2g/3। 2 से 2 कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग आंसर आ गया पार्ट बी का, कितना हो गया mg/3, m कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल g/3 आंसर। तो पार्ट बी का भी आंसर हो गया। अब पार्ट सी में मालूम करना है कि क्लैंप इस पुली पर कितना फोर्स लगाएगा। तो पहले हम देख लें कि पुली क्लैंप पर कितना फोर्स लगाएगा। उतना ही फोर्स क्लैंप भी पुली पर लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। उसके लिए एक पुली का अलग से, पुली जो फोर्सेस अप्लाई करेंगे, पुली पर जो स्ट्रिंग पास हुआ है, फर्स्ट स्ट्रिंग जो मास m को लटकाए हुए है, तो वह कितना फोर्स लगाएगा उसे देख लें हम। उसे शो कर दिया जाए तो रिजल्टेंट मालूम हो जाएगा। तो सी पार्ट का आंसर है क्लैंप के द्वारा पुली पर अप्लाई किया गया फोर्स मालूम करना है। फोर्स अप्लाइड ऑन द पुली बाय द क्लैंप, उसे फाइंड करना है। तो अब क्लैंप के द्वारा जो पुली पर फोर्सेस लग रहे हैं वह टेंशन के रूप में है स्ट्रिंग का, तो उसे हम शो कर सकते हैं। यह टेबल के सेकेंड इंच से क्लैंप कनेक्टेड है। तो अब जो पुली पर फोर्स लगेगा पहले वो मालूम कर लें, वह दिखा दें, शो कर दें। वह क्या होगा, टेंशन ही होगा जो स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग का जो टेंशन है, जो मास m को लटकाने वाला स्ट्रिंग का टेंशन। ये पुली बना दिए, पुली ए है, पुली ए पर कितना फोर्स मालूम हो करेगा, मैंने क्लैंप के द्वारा लगेगा, अप्लाई होगा, यह मालूम करना है। तो अब इसमें स्ट्रिंग के द्वारा, मतलब लेफ्ट साइड का स्ट्रिंग और राइट जो हैंगिंग स्ट्रिंग है, उसके द्वारा जो फोर्सेस इस पर एक्ट करेंगे वह टेंशन के बराबर इक्वल एंड अपोजिट फॉर टी इधर एंड टी इसका भी अपवार्ड, तो उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इधर। तो टी एंड टी काम करेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में, दूसरा राइट डायरेक्शन वर्टिकल राइट डायरेक्शन में। तो दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा टी एंड टी, एक टी टेंशन जो है, माने पुली पर जो फोर्स काम कर रहा है स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में, जो मतलब पुली के लेफ्ट साइड में जो स्ट्रिंग का पार्ट है उसके द्वारा टी, एंड जो स्ट्रिंग के नीचे, मतलब सॉरी जो पुली के नीचे निचला पार्ट स्ट्रिंग का है, नीचे वाला पार्ट जो मास m को लटका रहा है, तो अभी फोर्स लगाएगा इस पर कितना, टेंशन के बराबर फोर्स। तो टी एंड टी फोर्सेस काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा टी डैश इधर काम करेगा, जो कि 45 डिग्री पर, 90 पर तो दोनों है ये, तो ये काम करेगा टी डैश कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा
स्ट्रिंग के द्वारा पुली पर रिजल्टेंट फोर्स, इतना ही फोर्स क्लैंप भी लगाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली ऑन द क्लैंप, क्लैंप से ही पुली फिक्स्ड है, पुली है, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द क्लैंप बाई द पुली, क्योंकि पुली पर फोर्सेस टेंशन काम कर रहा है, उसके कारण क्लैंप पर फोर्स लगाएगा पुली, वह कितना होगा टी डैश, जो कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री और वर्टिकल से भी 90 पर है, तो बीचों बीच काम करेगा, तो टी डैश इक्वल्स टू रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 टी इंटू कॉस 90, तो थर्ड जो टर्म होगा कॉस 90, दोनों जो टेंशन काम कर रहा है पुली पर, जो टेंशन काम कर रहा है स्ट्रिंग का, वह काम कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये ये डाउनवर्ड, तो यह पुली पर फोर्स लगाएगा टेंशन के कारण, स्ट्रिंग के टेंशन के कारण पुली पर फोर्स लगाएगा, जो कि क्लैंप पर भी लगेगा, तो क्लैंप भी रिएक्शन फोर्स लगाएगा ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में, टी डैश इधर है, तो ये टी डैश का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऊपर की ओर काम करेगा, उतना ही होगा क्लैंप के द्वारा, ये कितना होगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, दैट इज 2t स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर 2t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी हो गया, टी रूट 2 न्यूटन, यह फोर्स लगेगा किसके द्वारा, यह फोर्स स्ट्रिंग लगाएगा पुली पर, तो पुली के द्वारा क्लैंप पर फोर्स काम करेगा, जिसका रिजल्टेंट किधर हो गया 45 डिग्री पर होगा, ये बीचों बीच, मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन के बीचों बीच, तो इसलिए यह फोर्स लगाया, पुली लगाया क्लैंप पर, तो क्लैंप भी कितना फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल होगा 45 डिग्री होगा, हॉरिजॉन्टल से यहाँ भी एंगल कितना है 45 डिग्री था, यहाँ पर भी ये जो पुली लगा रहा है क्लैंप पर, यह भी एंगल 45 है, और यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल से जो क्लैंप के द्वारा फोर्स काम करेगा टी डैश इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, वह इतना ही होगा टी रूट 2 न्यूटन, टी का वैल्यू मालूम है mg/3, तो यहाँ पुट करते हैं हम mg/3, टी का वैल्यू कितना हो गया mg/3 रूट 2 न्यूटन, तो यह फोर्स रिजल्टेंट फोर्स हो गया, जो कि स्ट्रिंग के द्वारा या कहें पुली के द्वारा क्लैंप पर लगा, तो क्लैंप भी इतना ही फोर्स लगाएगा, so therefore resultant force acting on or applied on, resultant force applied on pulley A, resultant force applied on the pulley A by the clamp will be also उतना ही टी डैश का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, टी डैश डायरेक्शन अपोजिट है, टी डैश ही होगा mg/3 रूट 2 न्यूटन, कितने एंगल पर, एट एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से या इस डायरेक्शन से कितने एंगल पर 45 डिग्री पर, एट एंगल mg/3 रूट 2 ऊपर में है, mg√2/3 न्यूटन, टी डैश जो क्लैंप के द्वारा पुली पर फोर्स काम करेगा, जितना पुली क्लैंप पर लगाएगा उसी का रिएक्शन फोर्स, उतना ही रिएक्शन फोर्स काम करेगा, केवल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड वही होगा जो टी डैश का है, तो टी डैश इज इक्वल टू mg/3 रूट 2, mg√2/3 न्यूटन एट एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, This is the answer of part C of this problem 31. इसी के साथ यह वीडियो कंप्लीट होता है, जिसमें डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 30 एंड 31 का सॉल्यूशंस किया गया। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें, एंड मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें,
इस चैप्टर के अलावा मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 5 का प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के अलावा भी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के कुछ अदर चैप्टर्स का भी सॉल्यूशंस मैंने किया है, जिसे आप सभी मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के प्लेलिस्ट से सर्च कर वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के, उन सभी बचे हुए चैप्टर्स का भी के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस जारी रहेगा। इसके अलावा ग्रेजुएशन कोर्सेस का के भी वीडियोज अब अपलोड आगे किए जाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू so much.